Hello friends, welcome you all to my YouTube channel. Friends, in this video I am going to take few multiple choice questions on a poem Pied Beauty by a British poet G.M. Hopkins. Friends, before going to start multiple choice questions, I'll explain in short a summary of this poem. दोस्तों ये जो पोएम है पाइड ब्यूटी, तो ये जो टू वर्ड्स है पाइड पाइड यानी कि एक से ज्यादा कलर होना. ओके, हैविंग मोर देन वन कलर, दैट इज पाइड. ब्यूटी यानी सुंदरता. तो ये जो दुनिया ईश्वर ने बनाई है, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत लाजवाब है, जिसका कोई जवाब नहीं है. ऐसी बहुत सारी बेमिसाल चीजें हैं, ओके, जो ईश्वर ने बनाई है. तो इसकी वजह से ये जो दुनिया और बहुत सारी चीजें जो है वो हमें सुंदर लगती है. तो ये दुनिया बनाने के लिए ये पोएट, ये भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. उनको लगता है कि भगवान बहुत ही अच्छे हैं और इनके जैसा दूसरा कोई नहीं. ये दुनिया जब इतनी अच्छी है, ये दुनिया में बनाई हुई चीजें जब इतनी अच्छी है, तो भगवान यानी कि ईश्वर कितने अच्छे होंगे. तो उनको उनके दिल से ऐसा थैंक यू निकलता है ईश्वर के लिए. और एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में वो हमें भी यानी कि रीडर्स को भी वो कहते हैं कि आपको भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई, इतनी अच्छी दुनिया में चीजें बनाई. तो इस पोएम में सबसे पहले पोएट ये कहते हैं कि भगवान को थैंक यू कहते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो चीजें बनाई है उसकी एक लिस्ट देते हैं. इस पोएम में बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की गई है, जैसे कि सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन है, ओके, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है, पैराडॉक्स है. तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते देखते हम ये सारी चीजें देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, द पोएम पाइड ब्यूटी वॉज रिटन इन द ईयर. कौन से ईयर में, कौन से साल में ये कविता लिखी है? ऑप्शंस आर ए 1867, बी 1877, सी 1870 एंड डी 1872. So the right answer is option B, that is 1877. The poem Pied Beauty was written in 1877. Question number 2. When was the poem Pied Beauty published? Okay. Options are A 1917, B 1920, C 1977 and D 1918. तो ये जो कविता है पाइड ब्यूटी, ये लिखी गई थी 1877 में, मगर ये पब्लिश हुई जीएम हॉपकिंस के आफ्टर डेथ. उनकी डेथ हुई और उसके बाद पोएम्स उनकी पब्लिश हुई है, सभी पोएम्स. तो वो ईयर था 1918, जिस ईयर में इनकी ये पोएम पाइड ब्यूटी पब्लिश हुई है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 1918. Question number 3. G.M. Hopkins was a dash by profession. Options are A, teacher, B, priest, C, both A and B, that is teacher and priest, and D, painter. तो G.M. Hopkins क्या थे? Okay, by profession, उनका job क्या था? Okay. So here the right option is option C, that is both A and B. It means he was a teacher and also he was a priest. Okay, for some time in his life he was a teacher and then he was a priest. So option C is the right answer. Question number 4. Hopkins was influenced by dash language. Okay, तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज थी जिससे हॉपकिंस इन्फ्लुएंस हुए थे, जिस लैंग्वेज का हॉपकिंस पर प्रभाव था? ऑप्शंस आर ए स्कॉटिश, बी वेल्श, सी आयरिश एंड डी इंग्लिश. सो जीएम हॉपकिंस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेल्श लैंग्वेज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 5. Hopkins is considered as influential as dash in initiating the modern movement in poetry. Options are A, W.B. Yeats, B, Ezra Pound, C, T.S. Eliot and D, Wilfred Owen.
तो हॉपकिंस का इंपॉर्टेंस बहुत ही मायने रखता है मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री में, क्योंकि हॉपकिंस ने जैसी कविताएं लिखी है तो अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी कविताओं से ही मॉडर्न पोएट्री में या मॉडर्न लिटरेचर में, ये जो मॉडर्न मूवमेंट जिसको हम कहते हैं लिटरेचर में या फिर पर्टिकुलरली पोएट्री में, ये मॉडर्न मूवमेंट पोएट्री में शुरू हुआ है। और इनका जो महत्व है वो बिल्कुल एक दूसरे पोएट के बराबर है जिन्होंने ये मॉडर्न मूवमेंट पोएट्री में शुरू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वो दूसरे पोएट थे टी.एस. इलियट। ओके, तो हॉपकिंस इज कंसिडर्ड एज इन्फ्लुएंशियल एज टी.एस. इलियट इन इनिशिएट दैट इज टू बिगिन, शुरू करना द मॉडर्न मूवमेंट इन पोएट्री। तो हॉपकिंस और टी.एस. इलियट इन दोनों की कविताओं की वजह से ही पोएट्री में मॉडर्न मूवमेंट शुरू हुई है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, who calls Hopkins the most original poet of the Victorian age? Options are A. T.S. Eliot, B. I.A. Richards, C. Cleant Brooks and D. Ricks। तो किसने हॉपकिंस को ऐसा कहा था कि हॉपकिंस is the most original poet of the Victorian age? So the correct answer is option D, that is Ricks. Okay, so that is the correct answer. Question number 7, who published the poetry of Gerald Manley Hopkins posthumously? Posthumously यानी कि after death, मरणोपरांत। Options are A. Robert Bridges, B. Stephen Spender, C. W.H. Auden and D. Cecil D. Lewis। तो हॉपकिंस की जो पोएट्री है वो पोएट्री उनकी लाइफ में पब्लिश नहीं हुई, बट उनकी डेथ के बाद बहुत सालों बाद पब्लिश हुई। तो वो किसने पब्लिश की आफ्टर डेथ? सो वो रॉबर्ट ब्रिजेस थे। रॉबर्ट ब्रिजेस अनदर पोएट जो कि पोएट लॉरिएट भी थे। तो उन्होंने जीएम हॉपकिंस की पोएट्री जीएम हॉपकिंस के निधन के बाद पब्लिश की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 8, the poem Pied Beauty is written in a form called? Options are A. Terza rima, B. Curtal sonnet, C. Rhyme royal and D. Ottawa rima। तो ये जो पोएम है पाइड ब्यूटी, ये एक स्पेशल फॉर्म में लिखी गई है। वो फॉर्म कौन सा है? तो राइट आंसर है उसका, that form is Curtal sonnet. Option B is the correct answer. So Pied Beauty is written in a form called Curtal sonnet. Question number 9, Curtal sonnet has dash lines. Options are A. 10 lines, B. 12 lines, C. 11 lines and D. 14 lines। तो कर्टल सोनेट में कितनी लाइंस होती है? तो उसमें 11 लाइंस होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट कर्टल सोनेट? कर्टल सोनेट के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस है जिनमें से 3 ऑप्शंस कर्टल सोनेट के बारे में सही है, लेकिन एक ऑप्शन गलत है। तो आपको गलत ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शंस आर ए. हॉपकिंस इन्वेंटेड दिस फॉर्म यानी कि कर्टल सोनेट। B. It follows the basic pattern of a Petrarchan sonnet. It means Curtal sonnet. C. The octave becomes a sestet and the sestet becomes a quatrain. And D. The last line of the sonnet is called Alexandrine. तो यहाँ जो ऑप्शन डी है वो गलत है। ओके, क्योंकि ये जो अलेक्जेंड्राइन लाइन होती है ये स्पेंसरियन स्टैंजा में होती है, कर्टल सोनेट में नहीं होती। So option D is the right answer. Question number 11. What term did G.M. Hopkins use for the type of rhythm used in his poetry? तो एक स्पेशल टाइप का रिदम जीएम हॉपकिंस ने उनकी कविताओं में यूज किया गया है। तो उसको वो क्या कहते हैं? कौन सा रिदम है? ऑप्शंस आर ए. iambic pentameter,
B. Sprung rhythm, C. Alternating rhythm, and D. Free rhythm. So the right answer is option B, that is sprung rhythm. Question number 12. The poet praises God for dash things. तो इस पोएम में जीएम हॉपकिंस प्रेज करते हैं गॉड को. क्यों प्रेज करते हैं? फॉर व्हाट थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स? ऑप्शंस आर ए dappled things, B beautiful things, C mysterious things, and D gorgeous things. So the poet praises God for dappled things. Option A is the correct answer. Question number 13. What is not the meaning of dappled in the context of the poem Pied Beauty? So what is not the meaning of dappled? So यहाँ चार ऑप्शंस है, उनमें से तीन ऑप्शंस dappled का मीनिंग बताते हैं, लेकिन एक ऑप्शन dappled का मीनिंग नहीं बताता. तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो dappled का मीनिंग नहीं है. ऑप्शंस आर ए spotted, B speckled, C pied, and D beautiful. So here in this context of the poem, dappled means spotted, dappled means speckled, dappled means pied, but dappled means not beautiful in this context of the poem. So option D is the correct answer. Question number 14. What is not the dappled thing referred to by the poet? So here in this poem, the poet gives examples of dappled things. So what is not the dappled thing? So here in these options, there are three options which are dappled things referred to by the poet, whereas one option is not the dappled thing. So what is that which is not the dappled thing? Options are A, the sky with double color, B, the stripes on a zebra, C, the wings of the finch birds, and D, rosy spotted trout fish. So here ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जीएम हॉपकिंस इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं करते, द स्ट्राइप्स ऑन अ जेब्रा. तो इसको ये डैपल थिंग नहीं कहते इस पोएम में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. In the poem Pied Beauty, the term pied refers to. So what does it mean by the term pied? Options are A desert, B something that has more than one color, C a song on a flute, या फिर D a form of mathematical art. So option B is the correct answer. That is, what is the meaning of the term pied? Pied means something that has more than one color. Question number 16. What is not the central idea of the poem Pied Beauty? तो यहाँ चार ऑप्शंस है, उनमें से तीन ऑप्शंस हमें इस पोएम की सेंट्रल आइडिया, समरी, द सेंट्रल थीम बताते हैं, लेकिन एक नहीं बताता. तो कौन सा है जो नहीं बताता सेंट्रल आइडिया? ऑप्शंस आर ए सेलिब्रेशन ऑफ वंडर्स एंड मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, बी प्रेज ऑफ गॉड, सी एटर्निटी ऑफ गॉड, and D nature's influence on man. So option D is not the central idea of the poem. So option D is the correct answer. Question number 17. Identify the figure of speech in the line with swift, slow, sweet, sour, a dazzle, dim. तो यहाँ ये जो लाइन है ये पोएम में, तो इनमें इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? ऑप्शंस आर ए सिमिली, बी मेटाफर, सी एलिट्रेशन, एंड डी एसोनेंस. तो ये जो लाइन है इसमें एक साउंड रिपीट होता है, स साउंड, स्विफ्ट स्लो स at the beginning of these words, sweet sour at the beginning of the words, s sound is repeated, and dazzle dim. So here the sound is repeated. So it is an example of alliteration. It is an example of alliteration. So here alliteration figure of speech is used. Option C is the correct answer. Question number 18. Identify the figure of speech in the line for skies of couple color as a brinded cow. तो ये लाइन है पोएम में, तो
इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? ऑप्शंस आर ए सिमिली, बी मेटाफर, सी एलिट्रेशन एंड डी एसोनेंस। तो यहाँ कंपैरिजन है, क्योंकि ये जो डबल कलर्ड स्काई है, कपल कलर, ओके, स्काई है, स्काई का जो कलर है, आसमान का जो कलर है, तो उसकी तुलना, उसकी कंपैरिजन ये जो काऊ है, ये जो गाय है, ब्रिंडेड काऊ, तो इसके कलर से, इसकी स्किन से एग्जैक्टली ये पोएम तुलना करते हैं। तो जब तुलना आती है और वहां लाइक या फिर एज ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम उसको सिमिली कहते हैं। तो यहाँ सिमिली है, इट्स अ कंपैरिजन यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। Question number 19. Identify the figure of speech in the line for rose moles all in steeple upon trout that swim. Again, there is a line in the poem and you are asked to identify the figure of speech. Options are A simile, B metaphor, C alliteration and D assonance. तो यहाँ इस लाइन में अगेन कंपैरिजन है, तुलना है, मगर यहाँ लाइक या फिर एज ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं। तो कौन से दो चीजों में यहाँ तुलना है? तो यहाँ ये जो स्पेकल्स है, ट्राउट ये फिश है, ट्राउट इज अ काइंड ऑफ अ फिश, तो उसके बॉडी के ऊपर जो डॉट्स है, तो उन डॉट्स को ऐसा कहा है कि वो मोल्स है, नॉट लाइक मोल्स। ऐसा नहीं कहा कि फॉर लाइक मोल्स या फिर फॉर रोज लाइक मोल्स, तो ऐसा डायरेक्टली कहा है कि ट्राउट फिश के बॉडी के ऊपर जो डॉट्स है वो डायरेक्टली मोल्स है, ऐसा नहीं कि मोल्स के जैसे है। तो इसको हम कहेंगे कि ये मेटाफर है। मेटाफर यानी कि यहां भी कंपैरिजन होता है, लेकिन यहां लाइक और एज ऐसे वर्ड्स नहीं करते, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 20. With sweet slow, sweet sour, a dazzle dim. Now, besides alliteration, because in this line there is an alliteration, a figure of speech used by the poet. ये हमने देखा कि इस लाइन में alliteration है, मगर क्वेश्चन ऐसा है, besides alliteration, which figure of speech is used in the above line? Alliteration तो है, लेकिन और एक figure of speech है, तो वो कौन सा है? Options are A simile, B metaphor, C assonance and D paradox. तो यहाँ क्या है? यहाँ paradox ये figure of speech यूज किया गया है। paradox यानी कि क्या है? Apparently you see that there is a contrast. आपको ऐसा लगेगा कि वहां कुछ कॉन्ट्रास्ट है, दो चीजें एक कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन जब आप डीप एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि ये सही है, ये मीनिंगफुल है, तो उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।